हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अजय। मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है। इनफर्टिलिटी सीरीज़ में मेल फैक्टर, पुरुष फैक्टर का इनफर्टिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। कितने नॉर्मल काउंट्स होते हैं, सीमेन टेस्ट में क्या रिपोर्ट्स आती है, उसका एनालिसिस कैसा करना है, ज़ीरो काउंट हो तो क्या करना है, आईयूआई की कब ज़रूरत पड़ती है, आईवीएफ की कब ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ उसका ट्रीटमेंट क्या है, रिपोर्ट कितनी बार करवानी चाहिए, ज़ीरो काउंट में सही में टेस्ट बेबी कराने की ज़रूरत पड़ती है, ज़ीरो काउंट में क्या पुरुष के खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी रोक सकती है, मोबाइल्स का कितना नुकसान होता है स्पर्म काउंट्स पे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। सपना, मेल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस हमारे ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस में कितना है? कितने लोग मेल इनफर्टिलिटी के होते हैं? 30 to 40% हम ये देखते हैं कि मेल में भी तकलीफ़ होती है। तो ओवरऑल 30 to 40% इसका इंसिडेंस है। और मेल में भी कई बार ये अनडायग्नोज रहता है। क्या स्त्रियों की तरह पुरुषों में भी उम्र का कुछ नुकसान होता है? जी, एज फैक्टर जो हम बात करेंगे तो इसमें स्त्रियों के लिए एज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है। लेकिन पुरुषों में एज इतना फैक्टर नहीं होता है, लेकिन एज के साथ उनका भी फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है। बट मोस्टली ये 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी साथ में आ जाते हैं। ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, और ओवरऑल स्पर्म की जो क्वालिटी है, नंबर है, मोटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। हालांकि लेडीज़ की तरह मेल्स में बहुत ज़्यादा एज का इम्पोर्टेंस नहीं होता है, फिर भी 40 से 50 के बीच में स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होते हैं। उसके बाद स्पर्म काउंट्स और वॉल्यूम और मोटिलिटी धीरे धीरे कम होना चालू होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर हम लोग टेस्ट बेबी कर रहे हैं और मेल्स की एज 50 के ऊपर है तो थोड़ा सा काउंट्स में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेल इनफर्टिलिटी के कोई सिम्टम्स होते हैं? अगर हमारी ओपीडी में कोई पेशेंट उसके हस्बैंड के साथ आता है तो हम लोग सिम्टम्स से पता चल सकता है कि इसको इनफर्टिलिटी है? ज़रूरी नहीं है कि सब में सिम्टम्स हो। इसलिए हमारे लिए हम लोग जब कपल हमारे पास आता है और लंबे समय से उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, और शायद स्त्रियों की अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो हम आदमी में भी हम पूरा हिस्ट्री टेकिंग और चेकअप हमारे साथ में हमारे माइंड में रहता है, और वो हम पहले से ही शुरू से हम उस पर भी फोकस करते हैं। अब कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खासतौर से इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स, इजैकुलेशन होने में तकलीफ़ हो रही है, इरेक्शन होने में तकलीफ़ हो रही है। ओवरऑल ये जो मेन 2 फैक्टर्स है, इसमें क्या है, स्पर्म बन रहा है, सीमेन बन रहा है, लेकिन वो प्रॉपर इजैकुलेट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मतलब वो पीछे की साइड जा रहा है। तो इस तरह के कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ हमको पूछना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, और उसके बाद ही ये चीज़ सामने आती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स तो चलो मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन काफ़ी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो नहीं पता चलती हैं। अपेरेंटली एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली मेल नॉर्मल रहता है। कुछ लोगों को दाढ़ी के और फेस के बाल कम होते हैं, उनकी वॉइस में थोड़ा सा फेमिनिन वॉइस होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, पतले होते हैं, या फिर रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार सर्दी खांसी होना, उन लोगों को भी मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ये हर बार ये नहीं बताता है कि इसके सिम्टम्स ही हैं जी। अच्छा, कुछ हम लोग आज मिथ्स और फैक्ट्स से चालू करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं। ये वीडियो का स्टार्टिंग हम लोग मिथ्स और फैक्ट्स से करेंगे। क्या बार बार इजैकुलेशन होने से मेल के काउंट्स कम हो जाते हैं? जी नहीं, ये साइंटिफिकली बिल्कुल ही फॉल्स है। क्या किसी मेल की सीमेन टेस्ट की अगर रिपोर्ट ख़राब हो तो उस मेल से होने वाले बच्चों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी रहने में वैसे भी स्पर्म्स का नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि उसमें से सबसे जो अच्छा स्पर्म होगा उसी से प्रेगनेंसी रुकेगी। इसलिए नॉर्मल और आईयूआई प्रेगनेंसी में यूजुअली प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। क्या एक सीमेन टेस्ट की रिपोर्ट में सारे स्पर्म्स अच्छे होते हैं? नहीं, सारे स्पर्म्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये तो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। उसमें डेड स्पर्म्स भी होते हैं, डेब्रीज भी होती है, कचरा भी होता है, कई बार पस सेल्स भी देखने में आते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? क्या हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, और कई बार अगर कुछ स्पेशल केसेस में एंड्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
हालांकि पहले चूंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोगों को लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वेरिकोसील हो, अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो फिर हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट का ओपिनियन मांगते हैं। मेल इनफर्टिलिटी का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको रिजल्ट्स कब पता चलते हैं? कितने टाइम के बाद हम लोगों को दोबारा मिनिमम रिपोर्ट 3 to 4 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्पर्म की साइकिल है, स्पर्मेटोजेनेसिस हम जो बात करते हैं, जिस प्रोसेस से स्पर्म या शुक्राणु बन रहा है, उसकी नॉर्मली 74 से 90 डेज के आसपास की साइकिल होती है। तो अगर एक रिपोर्ट अगर हम कराते हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी आ गया कि अगर किसी मेल की रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है या सीमेन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिपोर्ट हमको कितने दिन के बाद रिपीट करना चाहिए? तो मिनिमम 74 डेज के बाद हम उसको रिपीट कर सकते हैं। जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करेगा। क्या कोई ऐसी दवाइयाँ, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स हैं जो मेल इनफर्टिलिटी वाले जिनके काउंट्स कम हैं वो ले सकते हैं और उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल ले सकते हैं। डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट और एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन्स, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन D, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पुरुष ने नसबंदी का ऑपरेशन कराया है, वाजेक्टोमी का ऑपरेशन कराया है, तो वो और उसको दोबारा बच्चे चाहिए, तो क्या वो ऑपरेशन खुल सकता है? ऑपरेशन खुल सकता है, लेकिन कोई भी सर्जरी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। एक बार ऑपरेशन कराने के बाद वो कितना सक्सेसफुल है और उसके बाद प्रेगनेंसी रुकेगी कि नहीं, इसके बारे में हमेशा रिजल्ट्स वेरिएबल है। कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन के दवाइयाँ, इंजेक्शंस लेते हैं, उनको ऐसा मानना है कि उससे लेने से सीमेन काउंट, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। क्या वो लेना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। जो रूट कॉज है उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, और साथ में ये लाइफस्टाइल, जो आज के वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो वही है, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, इनको चेंज करना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेरिकोसील करके एक चीज़ होती है जिससे पुरुष के काउंट्स कम होते हैं, वो क्या होता है और उसमें क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी रोक सकती है या IVF की ही ज़रूरत पड़ती है? जी, वेरिकोसेल क्या होता है ना, जो टेस्टिकल्स होते हैं जहाँ से स्पर्म फॉर्म होते हैं, वहाँ पे वेन्स होती हैं कई सारी। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में वेन्स का गुच्छा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, वहाँ का जो स्पर्म का हीट का एक्सपोजर है वो भी बढ़ने लगता है। तो इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो माइल्ड जो ग्रेड 1 है उसमें तो आराम से नेचुरल प्रेगनेंसी रुकने का चांस है, लेकिन जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी, कई बार है ना 2 में भी प्रेगनेंसी रुक जाती है, लेकिन 3 में कई बार अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हमको उसका सर्जिकल करेक्शन करना पड़ता है। जैसे सपना ने बोला, मोस्टली सारे केसेस में नॉर्मल प्रेगनेंसी रोक सकती है अगर बहुत सीवियर हो और फीमेल की एज बढ़ रही हो, फीमेल में दूसरा कोई हाई रिस्क फैक्टर हो, तो हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेते हैं और वेरिकोसिलेक्टोमी का एडवाइस करते हैं। क्योंकि वेरिकोसिलेक्टोमी करने के बाद स्पर्म काउंट्स तो नॉर्मल हो जाते हैं, पर खाली अकेला वही फैक्टर के कारण प्रेगनेंसी नहीं रोक रही है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वेरिकोसिलेक्टोमी के कॉस्ट और एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स में, अगर फीमेल की एज 30 क्रॉस कर रही है, तो IVF करने का एडवाइस करते हैं, या फिर 2 या 3 साइकिल IUI के बाद हम लोग IVF करने का एडवाइस करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय। अगले भाग में हम लोग, जैसे सपना ने डाइट और लाइफस्टाइल की बात की है, वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्या खाने से, क्या अवॉइड करने से स्पर्म काउंट्स पे फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा पड़ता है, नुकसान पड़ता है, उस बारे में बात करेंगे।